नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, ये प्रारब्ध का सौभाग्य है कि आज आप जिस समृद्ध पैनल को देख रहे हैं, आदरणीय सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन सर, उन्हीं के साथ सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट मार्कंड आडकर सर और अमिता सचदेवा मैम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। दर्शकों, वक्फ एक्ट 2025 सरकार ने इसको पारित किया संसद के दोनों सदनों से, और उसके बाद जैसा कि होता है, होना भी चाहिए, जिसे भी आपत्ति हो उसको हमारी इस देश की न्यायपालिका से अप्रूव करा के ले आए। सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में पहले 2 दिन की सुनवाई, जो कि भूतपूर्व सीजेआई उनके रहते हुई, और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट के पहले आने वाले सीजीआई यानी आज के सीजीआई साहब को उनको सौंप के वो चले गए, रिटायर हो गए, और नए सीजीआई और उनके साथ जस्टिस मसीह, इन 2 सीनियर लर्नेड जस्टिस, इनकी बेंच ने 3 दिन की सुनवाई फाइनल पूरी कर ली वक्फ एक्ट पर। जितनी भी आपत्तियां थी, आप सबको पता है, लगभग 70 से प्लस रिटें थी। हालांकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इतनी सारी रिटें नहीं सुन सकते, आप किन्हीं 5 रिटों को ऑन मेरिट सेलेक्ट कीजिए, हम उन्हीं 5 रिटों को सुनेंगे। और जितने भी वादी पक्ष थे, उन्होंने 5 ऐसी रिटें कलेक्ट किया और उन्हीं 5 रिटों पर पिछले 3 दिन में सुनवाई करने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने वो सुनवाई पूरी की और अब फैसला रिजर्व है। आइए ये जानते हैं कि फैसला क्या आएगा, ये तो किसी को नहीं पता, और हमें फैसला क्या आएगा इसके बारे में बहुत ज्यादा जानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायपालिका से जो भी फैसला आएगा इस देश को मंजूर होगा। लेकिन सुनवाई से, चाहे 2 दिन की पहली और 3 दिन अब, क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, किस तरफ जाता है ये पूरा केस, इसके बारे में आज हम न्याय के इन विभूतियों से जानने का प्रयास करेंगे। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा हरिशंकर जैन सर से। सर, 2 दिन पहले 3 दिन, 5 दिन हो गए, 5 याचिकाएं और फैसला रिजर्व है, लेकिन किस तरह के फैसले के आने की उम्मीद है सर? हालांकि ये प्रश्न मेरे लिए थोड़ा बड़ा कठिन है कि कैसे ये पता किया जाए। सर देखिए, फैसले का ये वर्ड होता है डिलीवरी, यानी डिलीवर होता है कुछ। तो चाहे डिलीवरी किसी प्रकार की हो, वो अनसर्टेन होती है। हर डिलीवरी अनसर्टेन होती है। तो पहली बात तो ये खत्म होगा, क्या डिलीवर होगा। हम इस पर बात जरूर कर सकते हैं कि क्या क्या आर्गुमेंट हैं, उनका तोड़ क्या है, उन आर्गुमेंट से क्या क्या निकलता है, क्या एक्ट में कमियां हैं या नहीं है, या और क्या हो सकता था। हम इस पर बात कर सकते हैं। तो देखिए, उनका मेन उद्देश्य ये है कि किसी तरह से लटका भटका के गलत सही बताकर और इस एक्ट को रोकवा दिया जाए। ऑर्डिनरी कोर्स में कोई भी एक्ट जो पास हो गया है उसका क्रियान्वयन रुकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी हो गया। एक्ट अपने आप में नहीं रुकता है, एक्ट क्वैश हो सकता है, गलत चीज है, जब तक कि बहुत स्ट्रांग ग्राउंड ना हो। तो बहुत बड़ी इनजस्टिस होने जा रही है, इतनी बड़ी इनजस्टिस हो जाएगी कि जो कि कंपनसेट नहीं की जा सकती। अगर ऐसी परिस्थिति आप दिखा देते हैं तो स्टे ग्राउंड बनता है। मेरे समझ से जो मुस्लिम पक्ष से जो प्ली आई है, उसमें ऐसा कोई प्ली नहीं आई ये दिखावे कि इतना बड़ा हैवक हो जाएगा। अगर ये नहीं हुआ, स्टे नहीं हुआ, तो ये नुकसान हो जाएगा, ये क्षति हो जाएगी, ऐसी कोई चीज़ दिखा पाई। ठीक है, एक्ट वैलिड है नहीं है, बाद में फाइनल में क्या होगा, ये तो बात की बात है। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट अगर स्टे करेगी तो या नहीं करेगी, तो दोनों हालत में ये रीजनिंग लिखनी पड़ेगी कि इस एक्ट के इन प्राविधान से
इमीडिएटली क्या फायदा है कि और क्या नुकसान है, या ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। इस पर मधुकर जी प्रकाश डालेंगे और बताएंगे कि जाहिर के कौन से ऐसे प्राविधान है जिस पर कि तुरंत अगर सुनवाई नहीं हुई या स्टे नहीं हुआ तो उससे नुकसान हो सकता है। सर जी सर, आडकर साहब, सर ने चूंकि आपको रेफर कर दिया है फर्दर, और आज दर्शकों अमिता जी हमारे साथ प्रश्न पूछने की भूमिका में हैं और हम दोनों इसको मॉडरेट कर रहे हैं, तो मैं सामान्य एक जो हमारा सामान्य वर्ग है, जो आम जनता है, उसके सवाल पूछूंगा। और चूंकि ये बहुत लीगल इशू है, तकनीकी विषय है, तो जो लीगल पॉइंट्स हैं उसको अमिता मैम सवाल के रूप में आप दोनों के सामने रखेंगी। जी आडकर सर प्लीज। जैन साहब के सर एक सेकंड में आपको अनुमति से और जी उनको प्रणाम करके बात करता हूं। मेरा पहले से ही ये मेरा मत है कि 2025 अमेंडमेंट इज नथिंग बट करेक्टिंग और चेंजिंग द सिचुएशन which was extremely harsh and unsustainable। ये मेरे पहले दिन से व्यू है मेरा। यानी 54 एक्ट, 95 एक्ट, 2013 एक्ट, इसके प्रोविजंस इतने ज़्यादा हार्श है, इतने ज़्यादा वन साइडेड है। लाइक सेक्शन 40 हम पहले बात कर चुके हैं। तो 2025 एक्ट इज नथिंग बट करेक्टिव एक्ट, नथिंग मोर देन दैट। इट्स अ करेक्टिव स्टेप कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई स्टैट्यूट नहीं है जैसे ये 1995 और 2013 एक्ट था। तो 25 इज ओनली करेक्टिव स्टेप इन माय व्यू। जैसे जैन साहब ने बोला कि देयर इज अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, कि लॉ जो है वो पार्लियामेंट ने पास किया। 36 मीटिंग्स हुए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के। जैन साहब ने, अमिता जी ने भी एक मीटिंग अटेंड किया है। इतना सारा विचार करने के बाद एक स्टैट्यूट आ गया। तो जब तक ये नहीं दिखाया जाता कि बहुत कुछ सीरियस इरिवर्सिबल होने जा रहा है, कोर्ट उसमें इंटरफियर करती नहीं। फिर भी मेरे पहले दिन से एक ही व्यू मेरा है कि जो 5 साल का मुस्लिम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। ये जो सेक्शन 3R में अमेंडमेंट है ना, हाँ, कि अगर किसी ने वक्फ करना है मुस्लिम आदमी ने, तो उसको 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। इतनी ही प्रोविजन मुझे ये पूरे सेटअप में थोड़ी अनकंफर्टेबल कर देती है, क्योंकि दिस काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मी मे नॉट बी सस्टेनेबल। बाकी पूरा स्टैट्यूट मुझे बहुत साउंड लगता है। क्या कोर्ट डिसीजन लेगा इस एंटायरली डिफरेंट थिंग, मगर जो भी सुनवाई मैंने सुनी या जानने की कोशिश की, तो कोई मुस्लिम पक्ष ने डेंट दिया ऐसा महसूस नहीं हुआ। जी अच्छा ऐसा सर, महसूस ये नहीं हुआ। जी बिल्कुल। सर इसमें ये तो साफ है कि जो 3 पॉइंट कहे अटॉर्नी जनरल ने, कोर्ट ने उसी पर सुनवाई शुरू की। उसमें वर्क बाय यूजर का एक मामला है, दूसरा ये क्वालिफिकेशन 5 साल वाला जो है उस पर ये बात है, और तीसरा जो है जो ये 5 साल वाले पर मैं थोड़ा सा और चाहूंगा। और अमिता मैम, अगर आपके कुछ पॉइंट हों और उसी के साथ आपके सवाल भी, मैं तो ये 5 साल वाला अपने लिए रोक के रखा हूं। जी, मैं पूज्य श्री हरिशंकर जैन जी से सवाल पूछना चाहूंगी जी कि जो रजिस्ट्रेशन का इशू है वो इतना सीरियसली क्यों डिस्कशन हो रहा है उसके ऊपर। मतलब मुस्लिम पक्ष को ऐसी क्या एप्रीहेंशन है कि उनकी जो जमीनें हैं वो उनसे छिन जाएंगी। तो ये इस रजिस्ट्रेशन के कंसेप्ट पे थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि मार्गदर्शन करें। देखिए, अमिता जी ने बहुत सही सवाल पूछा है। क्या पूछा था आपने अमिता जी? रजिस्ट्रेशन के बारे में, कि जो रजिस्ट्रेशन के हाँ ऊपर इतना हाँ, डिस्कशन हो रहा है। देखिए रजिस्ट्रेशन
के प्राविधान के बारे में बड़ा मिसनोमर है, और मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि कोर्ट में रजिस्ट्रेशन को कोई क्लियर नहीं कर पाया। सही बात तो ये है कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा 2-3 बातें। धारा 4 और 5 में पहले सर्वे का प्रोविजन है, मकरन जी अगर मैं सही हूं तो 4 और 5 में सर्वे का प्रोविजन है। सर्वे हो गया, सर्वे में जो वो पाई जाएगी वो नोटिफाई हो जाएगी। वहां वर्ड रजिस्टर्ड नहीं है, धारा 4-5 में वर्ड रजिस्टर्ड नहीं है, इसको फॉर्मेट कीजिएगा। और ये मिसचीफ है जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने या जानबूझकर मुस्लिम हित में एक प्रोविजन बनाया गया। सोचिए, एक प्रोविजन है सर्वे हो, बड़ी सिंपल सी बात है, सर्वे हो और नोटिफाई हो, कोई दिक्कत नहीं, और नोटिफिकेशन के बाद एग्रीड आदमी वो कोर्ट जाए, दिस सिंपल थिंग। एक प्रोविजन आ जाओ, जो नोटिफाइड होती हैं वो केवल नोटिफाइड हैं, दे आर नॉट रजिस्टर्ड। आप एक प्रोविजन बनाया सेक्शन 36, और पहले प्रोविजन सेक्शन 40 भी था, अब रिपीट हो गया है, जिसमें था कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को चाहे तो अपने में रजिस्टर कर सकता। मैं नहीं समझ पाया कि डबल गेम और डबल प्रोविजन क्यों। भाई जब नोटिफाई हो गया, सर्वे हो गया, तो काफी नहीं रहा, वक्फ बोर्ड को एक एक्स्ट्रा अधिकार दिया गया। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं जो वक्फ रजिस्टर्ड होंगी वो नोटिफाइड के अलावा हैं। इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट में किसी पक्ष ने कहा ही नहीं, जो कहने वाली बात थी। तो डबल गेम क्यों? वही मधुकर जी विल एप्रिशिएट। ये क्या तमाशा है कि आप नोटिफाई करो, ठीक है समझ भाई, सब सर्वे हुआ, पाई गई कि प्रॉपर्टीज हैं और उनको गजट नोटिफाई कर दिया गया, मालूम पड़ गया सबको कि ये प्रॉपर्टी है। आपने एक स्पेशल प्रोविजन दे दिया कि वक्फ बोर्ड चाहे किसी भी प्रॉपर्टी को कोई प्रोविजन नहीं नोटिस देगा या पब्लिक लोकेलिटी में लोगों को बताया जाएगा, अखबार में निकलेगा, कुछ नहीं। वक्फ बोर्ड प्राइवेट संस्था, आपने कहा कि वक्फ बोर्ड चाहे तो रजिस्टर कर सकती है। यानी सारी प्रॉपर्टीज जो वक्फ बोर्ड ने इलीगली रजिस्टर कर दी, आज वो वैलिड की जा रही है। मैं नहीं समझ पाया इस बात को, मैं इस बात को समझ ही नहीं पाया अभी तक। अब धारा 40 देख लीजिए, पुराना वाला 40 और 36 एक साथ पढ़िए। 40 प्रोविजन था कि वक्फ बोर्ड को समाधान हो जाए, वक्फ बोर्ड को समाधान हो जाए कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, किसी सोसाइटी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है तो वो रजिस्टर कर सकता था एज वक्फ प्रॉपर्टी। तो ये तो वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर बात ही आ गई। बात तो ये होनी चाहिए थी कि जो प्रॉपर्टी नोटिफाई हो गई उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं मान्यकारी होगी। एक्ट में भी जो लिखा गया, वर्ड लिखा गया रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड ये गलती है, लॉ मेकर की गलती है। रजिस्टर्ड मतलब जो धारा 36/40 में पहले रजिस्टर्ड हो गई और वो पहले डिक्लेयर कर दी गई। इसीलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि एक्ट में संशोधन तो जरूर हुआ, पर संशोधन के बाद भी बहुत खामियां रह गई और बहुत गलतियां रह गई, और वो चीज जो सही होनी चाहिए नहीं की गई, सही राय नहीं दी गई। आप धारा 40 पढ़ लीजिए, मकरन जी के पास एक्ट रखा है, और 36 देख लीजिए और तो मिला के पढ़ लीजिए। किसी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, किसी सोसाइटी की प्रॉपर्टी की, इंक्लूडिंग टेम्पल की प्रॉपर्टी, आपको समाधान हो जाए कि वह प्रॉपर्टी है तो वो रजिस्टर्ड हो गई, और आज वो रजिस्टर्ड वैलिड हो गया। तो ये
ये डिस्प्यूट बहुत बड़ा है। तो आपने पूछा रजिस्टर्ड वाली बात अमिता जी ने, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि रजिस्टर्ड वर्ड बिल्कुल गलत है। और दूसरा, आज भी जो प्रोविजन आया उसमें पिछली बार मैंने कहा था, धारा 36 में वक्फ बोर्ड को कोई अधिकार, कोई ये नहीं दिया, बताया गया कि रजिस्टर करने के पहले किसी आम नागरिक को सूचना दी जाएगी। यानी कलेक्टर और वक्फ बोर्ड अगर मिल जाए तो किसी की प्रॉपर्टी हड़पी जा सकती है। मैं किसी जी। को पैसे नहीं उठा रहा हूँ, पैसे नहीं उठा रहा हूँ। बहुत से कलेक्टर ईमानदार होते हैं, बहुत से आंख मूंद के काम करने वाले होते हैं, वजह जो, पर अगर उनको मिसमराइज कर लिया गया, वर्ड ये कह रहा हूँ, तो प्रॉपर्टी गई। तो धारा 36 आज भी गलत है। और जो वर्ड रजिस्टर्ड है वो तो एकदम ही गलत है। अब आप देख लीजिए जरा, सेक्शन 3 देख लीजिए, सेक्शन 3 जो नया ऐड हुआ है, 3B आ रहा हूँ, 3B, एवरी वक्फ रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अब देखिए यहाँ वर्ड रजिस्टर्ड आ गया, रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट prior to 2025 shall file the details of work property dedicated to work on the portal database। यानी जो रजिस्टर्ड है उसको क्या माने, नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड ही लीगल हुई है। सारी हिंदू प्रॉपर्टी को, पब्लिक प्रॉपर्टी को कब्जा करके रजिस्टर्ड हुई है और वो वैलिड डिक्लेयर कर दी गई। और मुस्लिम जो है वो खाली वक्फ यूजर, देखिए वक्फ यूजर को क्या कह दिया, वो भी देख लीजिए जरा सा। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि यू विल अप्रिशिएट। अगर अनुमति हो तो पढ़ दूं एक बार। सर बिल्कुल। ठीक है, जी जी मैं आर पढ़ रहा हूँ, सेक्शन 3R। वर्क मीन्स परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन showing or demonstrating that he is practicing Islam for at least 5 years of any movable or immovable property, having ownership of such property, and that there is contrivance involved in the dedication of such property for any purpose recognized by Muslim law as pious, religious, and charitable includes। अब नंबर 2 देखिए, शामलत पट्टी, शामलत डे, जुमला मलकान और एनी अदर नेम इंटर्ड इन रेवेन्यू रिकॉर्ड। यानी गांव की आज की तारीख में गांव की जितनी प्रॉपर्टी है जो शामलत डे, शामलत जुमला है, जुमला मलकान है, ये वो प्रॉपर्टी हो गई। हम लोग इतनी हिम्मत चाहिए कि सरकार गलत भी कर रही है तो उसके ही खिलाफ बोले, सरकार को बताने का आप गलत कर रहे हैं, पीठ मत थपथपाइए। हम केवल इस डर से कि हमसे कोई नाराज ना हो जाए और सच्ची बात ना कहें और खाली टट्टू बन के आपके हाथ में हाथ मिलाते रहे, तो भाई मेरे बुद्धि में बात नहीं आती है। जो सत्य है सो सत्य है, और बिना डरे और बिना परवाह किए हुए कि मेरा फायदा होगा कि नुकसान होगा, सत्य के आगे झुकना नहीं चाहिए। तो आर में जो वर्ब की डिफिनेशन दी है वो अपने आप में गलत है। आपने पूरी रेवेन्यू लैंड दे दी, पूरी वर्ब डिक्लेयर कर दी और ये सब रजिस्टर्ड हो गई। संक्षेप में अमिता जी ने पूछा था, मैंने कोशिश की कि इसका रिप्लाई दे सकूं। अब मकरन जी इसको ज्यादा बताएंगे। बिल्कुल। और सर लेकिन मकरंद सर ने जो एक बात कही कि जिसपे उनको आपत्ति है कि 5 साल का ये जो क्वालिफिकेशन है कि 5 साल कम से कम उसको इस्लाम का पालन करते हुए हो जाना चाहिए। तो सर ये कई बार ऐसा होता है कि आदमी गुस्से में आदमी जो है वो रिएक्ट कर जाता है, और जैसे दलितों के बहुत सारे केस में हुआ, हमारा ये हुआ, हमारा तिरस्कार हुआ, हम जा रहे हैं इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। कई बार डर से, कई बार कुछ लालच या प्रलोभन देके, कई बार उसको सिखा पढ़ा के, तो ऐसे में पता चला कि अगली कई सुबह बार- जब हुआ तो नशा टूटा तो वो कह रहा है कि अरे ये तो मेरी प्रॉपर्टी चली गई। तो ये कई 5 साल बार- का ये क्वालिफिकेशन क्या इतना गलत है?
कई बार क्योंकि इस शादी पर करने भी बहुत ज्यादा बहस हुई कोर्ट में। जी। कई बार शादी करने के लिए कई बार हाँ। शादी करने के लिए कि वो स्त्री मिल रही है, इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, चले जाइए। देखिए ऐसा है ये बहुत बड़ा जी, जी, क्या कह रही हैं? नहीं आप बोलिए जी। ये जो है 5 साल वाली बात तो मिनिमम है, ये सही इंट्रोड्यूस की गई। पर मेरे समझ से मैंने जेपीसी में लिखा भी था, इशू बाई बर्थ, मुस्लिम बाई बर्थ। जो मुस्लिम बाई बर्थ नहीं है, जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, उसको वक्फ करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उससे धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन मिलता है किसी वजह से। मैं वजह में नहीं जा रहा हूँ, पैसा हो, औरत हो, स्वार्थ हो, कुछ भी हो, उससे ए मुस्लिम बाई बर्थ, it should have been replaced by birth, a Muslim by birth, not for 5 years. 5 साल करके कुछ रोक लगाई है, कुछ रोक लगाई है। पर्पज यही था कि ताकि अगर कन्वर्जन हो गया है तो 5 साल तक सोच लें, ये तो पर्पज यही है। परंतु मेरे समझ से 5 साल भी जी। गलत है, एंड इट शुड हैव बीन मुस्लिम बाई बर्थ। और मैं चाहता हूँ, आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हम लोगों को क्या वक्त में अमेंडमेंट सही होना चाहिए, ये बना के सरकार को भेजना चाहिए कि जो आपने अमेंडमेंट किया है ये पूरा नहीं है और इसमें ये फर्दर अमेंडमेंट होने चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट का अधिकार सीमित है। ऐसा नहीं कि अमेंडमेंट होगा दूसरा नहीं हो सकता है, पर जो गलत अमेंडमेंट हुआ एकदम, और वो चीजें कर दी गई जो कि हो नहीं सकती थी। जो रजिस्टर्ड वाली बात है, सामने डे वाली बात बताई आपको, मुस्लिम बाई बर्थ होना चाहिए। भाई जो कन्वर्ट हो गया तो मुस्लिम का है वो तो चला गया, किसी वजह से चला गया, तो उसमें वफ की कंसेप्ट कहाँ से आएगा? तो मेरे समझ से इट शुड बी ए पर्सन बाई बर्थ। और मैंने जेपीसी में अपने ऑब्जेक्शन लिख के दिया भी था, पर कुछ नहीं कंसीडर हुआ। और मेरे समझ से जी हमको निष्पक्ष रूप से और बिल्कुल दृढ़ता के साथ जो गलतियां हुई हैं उसको न्याय हित में, हिंदू हित में, इसलिए सरकार नाराज हो जाएगी। हमें पिट्ठू नहीं बनना चाहिए और हमको सरकार को बताना चाहिए कि जब रामायण में लिखा है कि वैद्य और वैद्य सचिव ये सब जो है सही राय देनी चाहिए, ये चाटुकार नहीं होनी चाहिए। 3 है, मैं एक भूल गया हूँ, वैद्य और सचिव, 2 याद है मुझे। जी। तो अमिता वकील मैम, जो आप कुछ पूछ रहे? वकील आज जो है जी वो आपका सचिव है, आपको न्याय दिलाने के लिए जो सही वो कहना चाहिए, कभी निष्पक्ष होकर सही बात कहनी चाहिए। जी जी, जी। श्री हरिशंकर अमिता जैन जी, मैम। आपने जो रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, तो उससे यही समझ में आ रहा है कि ये कितना बड़ा फ्लॉ है हमारे करंट एक्ट में। जी हाँ, जी हाँ। मैं अटकर सर के पास जाना चाहूंगी कि उनका इस रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्या व्यू पॉइंट है, और साथ में एक एडिशनल क्वेश्चन एक पूछना चाहूंगी कि जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स की बात हो रही है वो क्या इशू है? जी पहले थोड़ा मैं सेक्शन जो 40 जिसको रद्द किया, पहली तो बात मैं जैन साहब की परमिशन लेके बोलूँगा कि 10 साल की उम्र है अपने देश की जब सनातन कुछ क्या बोलते हैं रूट्स पकड़ रहा है। आज दोपहर में किसी का भाषण सुन रहा था, एक मुसलमान व्यक्ति का यूट्यूब चैनल है, वो खुल के बोल रहा है कि सावध रहो, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा, आज से रास्ते पे आ जाओ, मोर्चे करने चालू कर दो, तो जजेस देखते हैं कि क्या चल रहा है और उसका हमारे बर्ताव का जजेस के डिसीजन पे इम्पैक्ट होता है। ये बातें खुल के यूट्यूब चैनल पे मैंने आज दोपहर को सुनी। मुझे उसका नाम भी मालूम है, उसके बाद मैंने उसको फ़ोन भी किया, शायद वो बिजी होगा, उसने उठाया नहीं। तो
पूरा जैन साहब जो बोल रहे पूरी बात मैं समझ रहा हूँ, उनको रिस्पेक्ट भी करता हूँ और मानता भी हूँ, मगर मेरा मेरा कहना यह है कि ये शुरुआत हो रही है। हमारा देश ने अभी 10 साल हो गया जन्म लेकर, 10 साल के पहले किसी की हिम्मत नहीं थी। 89 में कश्मीर में एक्सोडस हुआ, किसी को फर्क नहीं पड़ा। और ये मूवमेंट मैं बार बार कहता हूं कि जैन साहब ने ये मूवमेंट चालू किया, इसीलिए मेरे जैसे जुड़ गए, नहीं तो उसके लिए भी किसी को फर्क नहीं पड़ता था। ये जैन साहब ने चालू किया, विष्णु जी ने पूरे आगे ले गए, अमिता जी का साथ आ गया, अमिता जी के पीछे हम भी लग गए। हमारे जैसे सैकड़ों है, मगर हमारे लिए इतनी हमें शायद क्षमता नहीं कि हम जैन साहब जैसा लीड कर पाए। मेरा ये कहना है कि सेक्शन 40 जो था 95 का, हाँ, वो इतना ज्यादा भयंकर था, इतना ज्यादा भयंकर कि सेक्शन 40 में जो बोर्ड हुआ करता था, वो बोर्ड को अगर लगता था, उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, तो सेक्शन 40 में बोर्ड कहता था ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, और जिसकी प्रॉपर्टी कह दी उसने ट्राइब्यूनल में जाके सालों साल झगड़ा करना है। और बोर्ड का कॉम्पोजिशन जो था सेक्शन 14 में, वो पूरा मुस्लिम कॉम्पोजिशन था। तो ये डेंजर था 95 का। और 54, 95, 2013 में और एग्रीवेट हो गया। तो जो स्टेप ली गई है वो पर्टिकुलर समाज के लिए इतनी ज्यादा तकलीफ की क्यों है? क्योंकि उनका जो उनका मार्च चल रहा था, ये लैंड लो वो लैंड लो, उसको सडन आपने ब्रेक लगा दिया। आपने धीरे धीरे ब्रेक नहीं लगाया, फिफ्थ गियर से फोर्थ गियर से थर्ड गियर पे नहीं आया, ये 40 निकाल ही दिया। नो लिमिटेशन 107 आपने निकाल ही दिया। और एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन मैं जो आपको दिखाना चाहूंगा, 95 एक्ट में सेक्शन 4 में एक प्रोवाइजो था कि जो लिस्ट बनी, 95 एक्ट के सेक्शन 4 में एक प्रोवाइजो था कि जो लिस्ट बनी वो लिस्ट रिव्यू नहीं होगी। ये प्रोविजन था सेक्शन 4 में 95 एक्ट में। ये प्रोविजन 2025 में डिलीट हो गई। और जो सेक्शन 36 का जिक्र हुआ, वो 36 का वर्डिंग जो है वो ऐसा है कि जो भी वक्फ, एवरी वक्फ whether created before or after commencement will be registered। तकलीफ जो सिब्बल साहब का आर्गुमेंट था कि हमारे वक्त या भी ये क्या बोलते हैं कब्जा करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, हमारे वक्त रद्द करेंगे, ये जो तकलीफ है वो इसलिए है कि सेक्शन 36 में एवरी वक्त वेदर क्रिएटेड बिफोर और आफ्टर will have to be registered in a particular way। और उसका इंक्वायरी जो है सेक्शन 7 में, उसका सेक्शन 36 सब सेक्शन 7 में वो सब कलेक्टर के पास जाएगा। और भगवान करे कि कलेक्टर हमारे अच्छे काम करे। जैन साहब बोलते वैसे मैं भी एग्री करता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होने वाला है, मगर हम अभी अच्छे पे विश्वास करते क्योंकि अच्छा करने की सब कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई कलेक्टर शांति दूत है तो बात अलग है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। मगर सेक्शन 7 में उसने इन्वेस्टिगेशन करना है, और 7A में अगर कलेक्टर उसके रिपोर्ट में लिखता है कि ये या तो सरकारी प्रॉपर्टी है या कुछ डिस्प्यूट है, तो वर्डिंग ऐसा है कि वो पार्ट वो जो प्रॉपर्टी है, इट विल नॉट बी रजिस्टर्ड एज अ वक्फ अनलेस डिस्प्यूट इज सेटल्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। और कॉम्पिटेंट कोर्ट इज ट्राइब्यूनल, बट नाउ ट्राइब्यूनल इज मैन्ड बाय present or retired district judge, joint secretary and one Muslim scholar। One Muslim scholar। Am I clear? तो ये तकलीफ हो, बहुत बड़ी तकलीफ है। हमारे ग्रीवेंसेस है, हम जैन साहब के नेतृत्व में जो भी ग्रीवेंसेस है फिर सरकार के पास लेके जाएंगे, हम लॉबी करेंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है।
नंबर हमको इकट्ठा करना पड़ेगा। ये नंबर का राज है। पावर कम्स थ्रू बैलेट बॉक्स। कोर्ट में तो एक्शन चैलेंज होती है, मगर एक्शन अगर बनाना है तो हमको नंबर चाहिए। मगर ये जो प्रोविजन है कि भैया तुम्हारी इंक्वायरी होगी और कुछ डाउट आता है तो कुछ नहीं हो सकता, जाओ कोर्ट में, सरकारी जमीन है। ये आर्ग्यूमेंट है सिब्बल साहब का कि आप हमारी जमीनें हड़पना चाहते हो, कि ये कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऐसा पावर दिया है कि ये वक्फ रद्द कर सकता है। ये तकलीफ है। यानी 40 में जो पावर था, हमने कह दिया वक्फ है, हमने कह दिया। हाँ, जो रुमाल लिस्ट डाल दिया। बन गई ना, रुमाल डाल दिया। 1954 को जो लिस्ट बन गई, तो 95 में प्रोविजन थी, सेक्शन 4 में प्रोवाइजो थी कि वो लिस्ट रिव्यू नहीं होगी। अगर उसमें 1000 प्रॉपर्टी है तो उसको गलती से भी रिव्यू नहीं होगा। और 54 में वक्फ बाय यूजर आ गया, तो यूजर में भी जो लिस्ट में नाम आ गए उसको रिव्यू नहीं होगा। वो प्रोविजन भी 2025 में हटा दिया गया। तो तकलीफ सामने बहुत है शर्मा जी। सर जैन साहब बोलते वैसे और अच्छा करने की गुंजाइश है, वो रुकना नहीं है, चलते रहना है। मगर सामने तकलीफ बहुत पैदा की है, ये भी मानना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैन और साहब, एम आई आपने जो मेकिंग सेंस? दिस जी, इज राइट। मैं जय सर, आपका कमेंट जो आडकर सर ने कहा और जो अमिता मैम ने बात आगे बढ़ाई, मैं सिर्फ एक चीज और जोड़ता हूं। अभी आडकर सर कह रहे थे कि इन्होंने कोई एक यूट्यूब देखा और उसमें वो प्रोवोक कर रहा है कि सड़क पर उतर जाओ, क्योंकि उतरना जो है वो कोर्ट भी देखती है। तो मुझे ध्यान आ गया कि जब बहस चल रही थी पहले दिन की, तो पहले दिन चीफ जस्टिस गवई साहब के 2-3 कमेंट्स थे। एक कमेंट ये था कि हम पर बहुत दबाव है। पहला ये, आई एम कोटिंग, हम पर बहुत दबाव है, हम जानते हैं कि आप पर भी बहुत दबाव है। ये सिब्बल साहब से कह रहे थे, क्योंकि सिब्बल साहब बार बार आर्टिकल 25 ले आ रहे थे और ये कह रहे थे कि साहब ये वक्फ बाय यूजर में हमारा जो है ये छीन लेंगे, हटा लेंगे। तो गवई साहब ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि मैं एक मंदिर में गया था, एएसआई उसको कंट्रोल करती है, लेकिन मैंने वहां देखा कि वहां हिंदू अपना रिचुअल कर रहे थे, तो आपको रोक कौन रहा है? और यहाँ एक चीज फैक्ट है सर, जामा मस्जिद में तो एएसआई कंट्रोल करती है, लेकिन मस्जिद में वहां तो नमाज पढ़ी जाती है। आप अगर देख लीजिए संभल वाला भी एएसआई है, वहां भी मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है। तो ये हम पर बहुत दबाव है, आप पर भी बहुत दबाव है। और आडवेकर सर ने कहा कि यूट्यूब उन्होंने सुना कि दबाव बनाओ, तो सर क्या अदालतें भी दबाव में रहती हैं और दबाव को कोई फर्क पड़ता है? तो हम लोग भी सर ये स्टूडियो छोड़ के मैं तो सड़क पर घूमना शुरू कर दूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाता हूं। देखिए मकरन जी जितनी बात कहते हैं वो आई ओपनर होती है, ये समझ लीजिए। उन्होंने एक शब्द में बहुत बड़ी बात कह दी, और सही बात यही है कि मुस्लिम जो है ये विक्टिम कार्ड खेलता है और माहौल बनाता है, और माहौल बना के जुडिशरी पर हावी होता है। आप सोचिए, मैं क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूं, 2018 में इस देश के इतिहास में वक्फ एक्ट इलीगल है, ये पहली रिट मैंने फाइल की, पहली रिट। सब वक्फ एक्ट के ये प्राविजन इलीगल है। कोर्ट ने कहा अरे ये क्या कर रहे हैं, देश भाग लग जाएगी, हैबक हो जाएगा, विड्रा की जल्दी से, हम नहीं चाहते इसको। चलिए आग तो लग गई, दाखिल करते ही आग लग गई। फिर मैंने एक दूसरी याचिका 2022 में दाखिल की कि वक्फ के ये प्राविजन जो 36, 40 ये वो सारी चीज चैलेंज करते गई और रीजनिंग और रूलिंग देते हुए की। कोर्ट ने कहा भाई देखिए ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट इसके लिए नहीं बना है, हम ये सब सुप्रीम कोर्ट में करके आफत नहीं मचवा सकते हैं, गो टू हाई कोर्ट। हम खारिज नहीं करते,
आप परमिट करा हाई कोर्ट जाइए। मैं हाई कोर्ट चला गया, वहां दाखिल कर दी। यहाँ पर वर्क परमिट पास होते ही पूरे देश में हल्ला मचा और कोर्ट ने डायरेक्टली इसको ले ली, जबकि प्रेसिडेंट साहब ने कि सेम आपने हाईकोर्ट में जी हुआ सिविल जज के ऑर्डर के खिलाफ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी ले ली गई, डायरेक्ट संबंध में सिविल जज के ऑर्डर के खिलाफ। हाय साहब, बड़ा आफत हो जाएगी पूरे देश में, ऐसा हो जाएगा और पूरे देश में कम्युनल माहौल बढ़ जाएगा, लैंड एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, और कोर्ट दबाव में आ गई। तो मकरंद जी ने जो कहा सही कहा है कि दबाव पार्टी काम करती है, और सही बात है, हिंदुओं को भी ये करना चाहिए, परंतु हिंदू से बहुत पीछे है। आपको लेना चाहिए क्योंकि एक्ट रहेगा तो बहुत बवाल हो जाएगा, पर हिंदू को पैसा कमाने से, खाने पीने से, स्वार्थ करने से, पद मिल जाए, पैसा मिल जाए, छुट्टी नहीं है भाई। काम करने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फिर आप चाहो कि हमको पद भी मिल जाए, पैसा भी मिल जाए, हम सब सच्चे ही बने रहे, तो क्रांति ऐश तो साथ नहीं चलती है। क्रांति ऐश नहीं, ऐश है तो क्रांति नहीं। जी, मैंने अटकर सर से क्वेश्चन पूछा था रजिस्ट्रेशन के बारे में, और साथ में एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स का क्या इशू है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। नहीं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट का जो इशू निकला बड़ा सीरियसली और बहुत तकलीफ हुई शांति इनको, ये समाज को, इसलिए कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज मध्य प्रदेश कर्नाटक में इन्होंने अपना हाथ रख दिया सेक्शन 40 के तहत। कि सेक्शन 40 में एक बड़े राजवाड़े पे हाथ रख दिया। कर्नाटक में ये 2004 का रिपोर्टेड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट में आ गई तो वक्त पर नाम मत लेना। वही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का भी जजमेंट है। तो उनको वो क्या चाहते थे कि वो उनके पूरे ताबे में वो प्रॉपर्टी आ जाए, और सेक्शन 40 जो है वो अधिकार उनको देता है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया कि नहीं, एक बार एंशिएंट मॉन्यूमेंट में अगर आपकी प्रॉपर्टी आ गई तो उस पर वक्त हो नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो यहां बात आती है आर्टिकल 25 की। इसलिए चीफ जस्टिस गवई ने जो जिक्र किया कि भैया जामा मस्जिद में आप नमाज पढ़ते हो, संभल में नमाज पढ़ते हो, तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट में भी प्रॉपर्टी आने के बावजूद आपका राइट टू रिलीजन कहीं अफेक्ट नहीं हो रहा, बिकॉज यू आर चैलेंजिंग वैलिडिटी ऑफ अ स्टैट्यूट। आप अगर लॉ की वैलिडिटी चैलेंज कर रहे हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि हमारे धार्मिक अधिकारों का खंडन हो रहा है। तो इसलिए गवई साहब ने बोला कि धार्मिक अधिकारों का खंडन कहाँ हो रहा है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट में भी प्रॉपर्टी आ गई तो भी आप नमाज पढ़ रहे हो। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं तो खुद जाके आया हूँ। 2 मंदिरों का उन्होंने बोला, एक तो मंदिर का नाम लिया, दूसरे का नाम नहीं लिया। एक तो मेरे ख्याल से कोणार्क या समवेयर कहीं का नाम लिया उन्होंने। नाम लिया उन्होंने जी। तो आर्टिकल 25 का कुछ खंडन नहीं हुआ। तो वो फंडामेंटल राइट के बेसिस देख रहे हैं हरिशंकर जैन सर के एंड पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, और इसीलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग आज की शुरू करने से पहले सर से अनुरोध किया था कि मैं आपके पास आके 1-to-1 पॉडकास्ट करूंगा, और मुझे लगता है कि आज का ये नेटवर्क इशू मुझे इस बात के लिए अब जल्दी प्रेरित करेगा कि मैं सर के पास जाऊं। अमिता मैम, आपका कोई अगर कंक्लूडिंग रिमार्क या आटकर सर से अगर कोई सवाल हो, क्योंकि आज तो मैं एक छात्र के रूप में बैठा था। मैं बस एक ही जैन सर की बात से ये कहना चाहूंगी कि हमें ये ठीक है कि सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं, वो सराहनीय है, लेकिन बहुत से ऐसे चेंजेस हैं जो नहीं हुए, जो होने चाहिए थे, जो अभी जैन सर ने भी बताया, अटकर सर ने भी बताया। तो हमें सरकार को बोलना चाहिए कि ये चेंजेस भी हैं, नेसेसरी चेंजेस, जो बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है।
जी इतना ही मुझे लगता है। मैम, चूंकि जैन सर आ गए हैं, जैन सर आप हमें सुन पा रहे हैं? आज डिस्टर्बेंस बहुत है आज। जी, कोई बात नहीं सर, ये तो तकनीकी का विषय है, इसीलिए मैंने हाँ अभी जी, हाँ कहा जी, भी हाँ कि जी। मैं 1 टू 1 आपके पास आके, अब ये प्रेरणा मेरी और मजबूत हो गई कि मैं जी, जल्दी से जल्दी आपके पास आऊँ और 1 टू 1 आपके साथ नहीं, एक नहीं। इंटरव्यू करूँ। जी सर, आपका कोई जी, जी। कंक्लूडिंग रिमार्क सर? जी, प्लीज। मैं एक लाइन बता रहा था आपको, बात रह गई थी। जब ये संभल केस हो गया तो पूरे देश में हो गया साहब, हर जगह मंदिर खोजी जा रही है और ये आफत हो रही है, सामुदायिक तनाव बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी वजह के पूरे देश में सूट फाइलिंग स्टे कर दी। सोचिए जरा, कहीं कोई न्याय व्यवस्था देखा ही है कि सुप्रीम कोर्ट केस की फाइलिंग रोक दे? इसलिए कि मुस्लिम कह रहा है कि लैंड ऑर्डर खराब होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है? रूल ऑफ लॉ का यही मतलब होता है कि आदमी कोर्ट में आवे और कोर्ट में फैसला हो। तो रूल ऑफ लॉ की तो आपने धज्जी उड़ा दी। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट में जो भी हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड पब्लिक ओपिनियन का है। फैक्ट है ये, हम इनकार नहीं कर सकते इस बात को। सर, इसका मतलब है कि कोर्टें दबाव में आती हैं, अब वो चाहे पब्लिक सेंटिमेंट हो, चाहे भीड़ तंत्र हो, या फिर, और अब देखिए दर्शक न जाने क्या क्या कयास लगाएंगे कि किस किस दबाव में आती है, क्योंकि ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने आए हैं, वो जले हुए नोट और न जाने क्या क्या। तो सर, ये बात तो तय फैक्ट है है। कि कोर्टें जो है वो दबाव में आती हैं। वो दबाव किस चीज का है? बटखरे का है, जनतंत्र का है, या भीड़ तंत्र का है? आडकर आडकर सर, आपकी कोई एक कंक्लूडिंग टिप्पणी? जी सर। सर, 1 मिनट, मैं आपको पहले जरा अनम्यूट कर लूं, क्योंकि जी। अच्छा, तो आपने मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच छीना था फिर एक बार। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। जब जैन साहब ने वक्फ एक्ट चैलेंज करके पहल की 2018 में, तो मेरे जैसे लोग भी इग्नोरेंट थे। हम भी नहीं समझ पाए थे कि वक्फ एक्ट क्यों चैलेंज हुआ है। आज जो समझदारी की कुछ एबीसी में बात कर पा रहा हूं, वो इस वजह से कर पा रहा हूं कि ये सब बातों की पढ़ाई करने का अवसर मिला। बिल्कुल। और शर्मा जी, एक बात ध्यान में रखना, जजेस इंसान है, समाज का हिस्सा है। वो जानते हैं, कहीं ना कहीं अंदर जानते हैं कि ऐसा किया तो ऐसा असर होगा, वैसा किया तो वैसा असर होगा। बिल्कुल। इसका इम्पैक्ट होना चाहिए नहीं चाहिए, ये सब थ्योरेटिकल डिस्कशन करते रहेंगे, मगर जज इज अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। बिल्कुल सर। जो समाज फट से जमीन रास्ते पे उतरता है और किलिंग्स पे उतरता है, मार डालने पे उतरता है, मार डालने, सर उनका सर तो उस पे सर तन से जुदा है। वो सर किसी का हो वो जुदा कर देंगे, चाहे सिस्टम का हो वो जुदा कर देंगे, इंडिविजुअल का हो वो जुदा कर देंगे, निश्चित तौर पर। सर वो दोपहर दोपहर को मैंने भाषण जो सुना ना, उसका आशय जी। यही था कि बाबरी मस्जिद तो हमने मान लिया, क्योंकि मुसलमान पक्ष ने मान लिया, रिस्पेक्ट दे दिया सुप्रीम कोर्ट का, अभी नहीं करेंगे। अभी नहीं अभी मानेंगे, अगर फिर बिल्कुल ये ठीक है। बात, सर, तो आई एम नॉट सेइंग, जस्टिस गवई इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग जज, जस्टिस मसीहा इज वेरी स्ट्रॉन्ग जज, both judges are very strong headed judges, very clear headed judges। तो बिल्कुल, वो कमेंट से लग रहा जो था सर। जो जो बातें करेंगे करेंगे, ठीक है, मगर वो ऐसे झुकने वाले में से नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए शायद इस देश की जुडिशरी पर यह भरोसा बना रहेगा। और भीड़ तंत्र तो ठीक है, लेकिन ये भी सही बात है कि कोई जरूरी नहीं है कि हर हाथ में पत्थर हो और हर संख्या जो है वो सड़क पे ही उतर जाए, क्योंकि इस देश में बहुसंख्यक कौन है ये कोर्ट को भी पता है। तो सेंटिमेंट बहुसंख्यकों का ज्यादा है नंबर्स में, अगर नंबर ही गिनना है, कोई जरूरी नहीं है कि सड़क पर आ जाए, और हिंदू खासतौर से सड़क पर नहीं आता है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है 2014 से उसने पोलिंग बूथ पे जाके
बहुत अच्छे तरीके से जनतंत्र और संख्या तंत्र ये सारा कुछ बता दिया है। सर, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद आटकर सर। अमिता मैम, आपने आज हमारे तरफ से, क्योंकि बहुत सारी ये इतनी टेक्निकल चीजें हैं कि मैं तो एक आम दर्शक के मन में जो सवाल चल रहा है वो पूछने का प्रयास किया, लेकिन आपने जिस तरीके से इसको टेक्निकल पॉइंट्स पे क्लैरिटी हमारे दोनों सीनियर स्पीकर से लिया, जयंत सर, मैं आपके पास जरूर आऊंगा, क्योंकि ये नेटवर्क आज इसने मुझे चिढ़ा दिया है दर्शकों कि मैं जैन सर के पास अवश्य जाऊं और 1 to 1 आटकर सर से, जैन सर से बात करके तो शर्मा जी, सर, मेरा नेटवर्क भी खराब होना चाहिए क्या आपको मेरे पास बुलाने के लिए? नहीं सर, मैंने नाम ले लिया सर, मैंने अभी नाम ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, मैंने अभी कहा मैंने रिकॉर्डिंग के पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। तो दर्शकों, इसी के साथ अब आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। अमिता मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आटकर सर, और आदरणीय जैन सर को प्रणाम। मैं ये रिकॉर्डिंग के तुरंत बाद जैन सर को फोन करके उनसे आशीर्वाद लूंगा। तो ये वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, प्रणाम।